हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे सबके सब। चलिए, आज के कुछ महत्वपूर्ण ये जो चैप्टर है हमारा हीट ट्रांसफर तो कल खत्म हो गया था। अब जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, बेसिकली ये हीट ट्रांसफर में ही आता है। हीट ट्रांसफर का ही एक तरह से सब टॉपिक बोल सकते हैं, लेकिन एक चैप्टर में कंसीडर किया जाता है उसको। तो ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सब्सटेंस है लाइक द वाटर है, उसके अलग अलग फेज के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड फेज कैसे होगा, लिक्विड फेज, गैसियस फेज, ये सब सारे फेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फेज चेंज कैसे होगा सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। फिर मटेरियल में जो है टेम्परेचर बढ़ाने से उसके थर्मल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब सारे उसमें एक्सपेंशन करने से क्या होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैलोरीमेट्री एक प्रकार का बहुत इजीएस्ट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें याद रहेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द कैलोरीमेट्री एंड द थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले इसमें भी हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है वो है हीट। व्हाट डू यू मीन बाय हीट? हीट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हीट? So heat is the form of energy. हम जानते हैं heat is the form of energy which is always being the transfer from the high temperature to low temperature. Heat it means the being the transfer of energy, being the transfer of energy where the temperature difference is occur. जहां भी टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जाता है वहां पे हीट ट्रांसफर होता है, हाई से लो की तरफ हमेशा। तो हीट के बारे में हम यही जानते हैं। हीट का मतलब मीनिंगफुल बात तब होता है जब वो एनर्जी ट्रांसफर होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से। तो सिंपल बात है, हीट क्या है जी? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, being transferred from high temperature to low temperature। तो हीट का मतलब ही होता है, हीट का मतलब हम जानते हैं एनर्जी है, एक ट्रांसफर होगा जहां पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जाएगा। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमेशा ये हीट ट्रांसफर होगा। कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए इसमें। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए हीट के बारे में। सो सपोज यहाँ पे एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। ठीक है, अभी इसका टेम्परेचर मान लो हाई है और इसका टेम्परेचर लो है। ठीक है, कहां से किधर जाएगा हीट ट्रांसफर होगा? हमेशा ए से लेके बी तक में हीट का ट्रांसफर होगा। ये हो गया आपका हीट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जहां भी टेम्परेचर का डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा वहां पे हीट फ्लो होगी। हीट क्या होगी? फ्लो होगी। हीट का मतलब है इट इज एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था। ठीक है, सो होता क्या है बेसिकली, हीट ट्रांसफर कैसे होता है? अभी तक जो हम पढ़े थे कि हीट क्या होता है, अभी हीट ट्रांसफर क्यों होता है? क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर होता क्यों है, उसमें ऐसा क्या चीज होता है? ट्रांसफर होने के लिए हम जानते हैं, ट्रांसफर होने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो एनर्जी किसके फॉर्म में होगा? ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको चाहिए वेलोसिटी। क्या चाहिए? वेलोसिटी। इट मींस द रिक्वायर्ड द काइनेटिक एनर्जी। क्या चाहिए अपने को? अरे भाई, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, सिंपल बात है। क्या चाहिए अपने को? काइनेटिक एनर्जी जाना है, चाहिए अपने को। तो हीट के केस में भी उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए क्या? हीट के मॉलिक्यूल को भी काइनेटिक एनर्जी चाहिए।
तो डेफिनेटली अगर कोई सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल आपस में क्या करता है, कोलिजन करता है, टकराता है एक दूसरे से। उससे टकराने की वजह से मॉलिक्यूल में जब ये जिगजैग मोशन होता है, इसमें टकराने की वजह से क्या हो जाता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से मोमेंटम क्रिएट होता है उसमें, और उस कोलिजन की वजह से सबके पास अपना अपना एक इंडिविजुअल वेलोसिटी आ जाती है, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स के पास में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और इसके वजह से ये जो मॉलिक्यूल है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से क्या हो जाता है कि सारे के सारे बॉडी, पूरा बॉडी, वो कंडक्शन प्रोसेस पढ़े थे हमने, रेडिएशन प्रोसेस पढ़ा था हमने, कन्वेक्शन प्रोसेस पढ़ा था हमने, वो हीट गया कैसे, वो काइनेटिक एनर्जी के डेवलप होने के वजह से ऐसा हुआ। आई बात समझ में? तो कभी भी अगर हम कहते हैं कि when we say the body is heated, कहते हैं ना body is heated, it means it being to start the transfer of energy due to the collision of molecule, आई बात समझ में? एक बात को नीचे लिखिए, एक बात को नीचे लिख दीजिए। तो हमने कहा कि हीट जो होता है एनर्जी का रूप होता है जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। यहाँ पे लिखिए एक पॉइंट करके नोट में, when we say the object is being heated, that means object is being heated, that means being to move with greater kinetic energy, bracket में लिखिएगा due to collision of molecule, due to collision of molecule। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ में आया यहाँ तक? तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम धीरे धीरे एक एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो जो भी डाउट होगा क्लियर करके पूछना गाइस, ठीक है? ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने हीट करा है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो लिख लो आप, तो ये लिखिए आपने। तो जब भी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हीटेड है, इसका मतलब है उसमें मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, रहेगी नहीं, किसके साथ में, बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ में। कोई डाउट अप टू हियर? ओके, आगे बढ़े। देखिए एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है? SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी जो होता है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी? जनरली हम लोग क्या करते हैं जी, जूल, क्या करते हैं जी, जूल होता है SI यूनिट, होता है ना? जूल को हम किससे दर्शाते हैं जी, J से दर्शाते हैं। अनदर यूनिट भी होता है इसका अनदर यूनिट होता है, अनदर यूनिट इज CALORI, क्या कहते हैं इसको, कैलोरी, क्या कहते हैं इसको, कैलोरी कहते हैं। सो 1 कैलोरी जो होता है इक्वल्स टू हाउ मच जूल, यू नो, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल के इक्वल हो जाता है। दिस इज अ रिलेशन ओवर हियर, ओके। 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 4.18 जूल, याद रहेगा। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। बेसिकली कैलोरी समटाइम्स इट इज अ रिटन इन टर्म ऑफ CAL, 1
CAL कैलोरी, ओके कैलोरी। हम लोग जो खाना खाते हैं, वो जो हमारे प्रोडक्ट जो भी हम खरीदते हैं, वहाँ पे भी उसमें एनर्जी होता है ना, एनर्जी आप देखा होगा उसमें लिखा होता है किलो कैलोरी, KCAL किलो कैलोरी, ओके 200 250 किलो कैलोरी। हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसमें एनर्जी होता है, उस अमाउंट में इतना कैलोरी, कहते हैं ना इतना कैलोरी हमने बर्न करा है, हमने वेट लॉस करा है, बर्न मतलब लॉस करना। आई बात समझ में, हमने इतना कैलोरी इतना कैलोरी हमने एनर्जी बर्न करे, मतलब खाया हमने, यूज किया हमने, है कि नहीं है, तो मतलब बढ़ गया हमारा वेट बढ़ गया। आई बात समझ में, तो ये एनर्जी होता है कैलोरी में, ओके। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 4.18 जूल के इक्वल होता है। तो दिस इज 4.18 जूल। स्टार्ट नाउ। बेसिकली व्हाट इज कैलोरी, ये कैलोरी है क्या, एक सा यूनिट है ना कि कैलोरी था कौन, एक साइंटिस्ट का नाम था ये, ठीक है कैलोरी। ये कैलोरी भाई साहब ने ये डेफिनेशन क्यों दिया है ऐसा, ये कैलोरी है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कैलोरी, ठीक है। तो चलिए हम जो बात करने जाते हैं वो मीनिंग जो है एक्चुअली 1 कैलोरी का क्या होता है। देखिए जो 1 कैलोरी, व्हाट इज 1 कैलोरी, 1 कैलोरी क्या होता है, दैट इज 1 कैलोरी। सो ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम वाटर को कितना जी, 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से, गौर से सुनना बच्चों, 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है, रेस्ट टेम्परेचर था 14.5 डिग्री सेल्सियस, कितना ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर को क्या बोला आपने, the amount of heat required for 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius temperature, the known as the 1 calorie। जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए अपने को, जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए 1 ग्राम वाटर को, कितना जी, 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में कितना ग्राम वाटर को, 1 ग्राम वाटर को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, कैलोरी कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, देखिए जी डेफिनेशन लिखिए इस बात को, देखिए द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, देखिए द amount of heat needed to increase the temperature, of 1 gram of water, from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, यानी कि प्रेशर कितना जी, 1 एटमॉस्फेयर। आई बात समझ में, एक कैलोरी का डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम द 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा, पूछेंगे हम नेक्स्ट क्लास में गाइस, ठीक है। क्या बोला आपने कि भाई एक कैलोरी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कैलोरी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of the 1 gram water from the 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius। आई बात समझ में, that is known as the 1 calorie। 1 calorie equals to 4.18 जूल होता है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ओके। राइट ऑन क्विकली। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, पहले हीट का मतलब सिर्फ एक ही चीज जाना जाता था, हीट का मतलब कोई एक ऐसा चीज है
जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस में देखा जाता है। हीट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एक एनर्जी है का फॉर्म है, ऐसा किसने बताया था? कैलोरी ने। किसने बताया था? कैलोरी भाई साहब ने। कैलोरी भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया? बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचा कि कोई भी बॉडी में हीट का मतलब होता है, इट इज बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी उन्होंने एक ऐसा यूनिट दिया था, कैलोरी भाई साहब ने ही हीट का ऐसा यूनिट दिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब उससे पहले हम सिर्फ ये जानते थे हीट का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस। हीट का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो कैलोरी वाज डिफाइन द यूनिट ऑफ हीट। उन्होंने हीट के जो है सो यूनिट के डिफाइन किया था कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी में आल्सो इंक्रीज बाय डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। अगर ऑब्जेक्ट पे कुछ मैकेनिकल वर्क किया जाए, ऑब्जेक्ट पे कुछ मैकेनिकल वर्क किया जाए तो उस सिस्टम में भी क्या हो सकता है? हीट हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए ना, ठंडा लोहा है, अरे है ठंडा लोहा है, मतलब लोहा है, नॉर्मल लोहा है, और उस पर हम हथौड़े से अगर मैं बार बार अगर मैं पीटूं इस पे, क्या होगा? वो गर्म होगा या नहीं होगा? जब बार बार मैं उसको पीटूंगा क्या होगा? गर्म होगा या नहीं होगा? गर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पे ऐसे भी नॉर्मली हम हाथ पे अगर फ्रिक्शन ऐसे कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, तो ये देखो हीट हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, ये भी तो मैकेनिकल वर्क है। तो देखा गया कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी में आल्सो इंक्रीज। अभी हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा था, पर जैसे हमने इससे कुछ मैकेनिकल वर्क करा, रब करा, उस पे रब करने से क्या हो गया? ये देखो गर्म हो गया। तो किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कुछ मैकेनिकल वर्क करने की वजह से भी हीट हो सकता है, टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है। किसने डिफाइन किया था? कैलोरी भाई साहब ने देखा एक्सपेरिमेंटली इस बात को। एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट हीट इज द इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल एनर्जी। हीट किसके इक्विवेलेंट होते हैं? हीट किसके इक्वल होगा जी? मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि हीट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा? एनर्जी कैसे होगा? एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया था, ना कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे हुआ? एक कैलोरी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि कुछ मैकेनिकल वर्क करने के वजह से, किसके वजह से? मैकेनिकल वर्क करने के वजह से ऑब्जेक्ट पे क्या होता है जी? एनर्जी डेवलप होता है। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर में चेंजेस होता है, टेम्परेचर चेंजेस होता है तो वर्क करने से भी ऑब्जेक्ट में हीट का चेंजेस होता है, हीट का चेंजेस होता है। तो देखा उन्होंने कि एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट हीट इज द इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल एनर्जी। हीट किसके इक्विवेलेंट है? मैकेनिकल एनर्जी के इक्विवेलेंट। इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग किससे जी? W = JH। W = JH। यहाँ पे W क्या है जी? W इज द वर्क। W क्या है जी? वर्क। जो भी आपने मैकेनिकल वर्क किया उस पे, अरे पढ़े थे ना वर्क पावर एनर्जी में, हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, तो वर्क किया था हमने, वर्क करने से क्या हो गया? J इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं उसको, और H इज द चेंज इन हीट। H क्या है जी? चेंज इन हीट होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। J क्या मेजर करता है? 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्या जी? 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के नाम से जाना जाता है। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of the 1 gram of water by 1 degree Celsius by 1 डिग्री। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसी को क्या कहते हैं जी? इसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं इसको? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के नाम से जाना जाता है, J के नाम से। ओवरऑल मैंने पूरे कंक्लूजन में क्या आया कि कैलोरी ने ही डिफाइन किया था कि हीट एक किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है। कोई भी मैकेनिकल वर्क अगर उस पर करते हैं तो हीट चेंजेस होता है, हीट चेंजेस होता है। उसको मेजर कैसे करते हैं? W = JH से। पक्का साथ दीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख दीजिए इसको फटाक से। ओके, छाप दीजिए आप लोग, छाप दिए आप? ओके, देखिए वैल्यू ऑफ J gives
the amount of mechanical work required to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम टेम्परेचर को 1 ग्राम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वाटर का जितना अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क चाहिए अपने को, उसी को किसको बताता है, कौन बताता है, जे का वैल्यू बताता है अपने को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, what is the change in potential energy, what is the change in potential energy in calorie of a 10 kg mass after 10 meter fall। क्या कर रहा है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा कैलोरी में जब कोई 10 केजी के मास को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा, क्या होगा, सॉल्व इट क्विकली। वर्क पावर एनर्जी हमने पढ़ा है गाइस, ओके गाइस। तो सवाल में क्या कह रहा है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा जब कोई 10 केजी ऑब्जेक्ट को क्या जी 10 मीटर हाइट से नीचे गिरा दिया जाएगा, नहीं जी ये, तो इसमें क्या होगा एनर्जी, तो भाई नीचे जो गिराएगा तो वहां पे कौन सा एनर्जी क्रिएट होगा जी, कह रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है mgh। गिरा दिया, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगेगा और कोई एनर्जी लगेगा ही नहीं इसमें, तो हो गया mgh। m का वैल्यू है 10 kg, g का वैल्यू है 10, h का वैल्यू है 10, ये कितना आ गया 1000 जूल आ गया। पर पूछा किस में है ये हमारा आंसर, कैलोरी में, ये कितना आ गया 1000 जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो किस में कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा अपने को, जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना आता है 4.18 जूल, तो 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच कैलोरी 1/4.8 डिवाइड करना पड़ेगा। ओवरऑल जो हमारा आंसर आ जाएगा ये हो गया कैलोरी में, ये आंसर हो गया। कोई डाउट अप टू है नहीं, पॉज गाइस। ये है अब है हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। मोस्ट वीवीआई, जितना वीवीआई बोलो उतना कम है, 11th में 12th में केमिस्ट्री में सब जगह यूज होगा ये। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट, किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को, क्या बोला हमने, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के लिए अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने और घटाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, रिलीज होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या बोला हमने, किसी भी यूनिट मास सब्सटेंस के लिए, यूनिट मास सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट गेन होता है या फिर रिलीज होता है, लॉस होता है, वो किसके इक्वल होता है जी, स्पेसिफिक हीट के इक्वल होगा। देखो, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू,
किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होगा? टू गेन और हीट रिलीज। टू हीट गेन और टू हीट रिलीज, या तो हीट गेन होगा या तो हीट रिलीज होगा बाय द सब्सटेंस टू राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने में या टेम्परेचर को घटाने में। कितना से? बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस नोन एज द स्पेसिफिक हीट। आई बात समझ में? क्या कहते हैं उसको? नोन एज, ऑलरेडी हमने लिख चुका है, इक्वल होगा। तो किसी भी क्या कहा? स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन और हीट लॉस। किसके इक्वल होगा? हीट गेन या फिर हीट रिलीज के, है ना जी? इक्वल होगा हीट गेन के या फिर हीट रिलीज के, जो कि हीट लॉस के बराबर कहा जाता है। बाय द सब्सटेंस टू राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस या फिर वो हीट गेन के बराबर होगा यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? स्पेसिफिक हीट के इक्वल होता है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट किया जाए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हीटेड, तो क्या होगा? हीट का लॉस होगा या हीट गेन करेगा वो? ऑब्जेक्ट को अगर हीट करेंगे तो हीट लॉस होगा या हीट गेन होगा? ऑब्जेक्ट क्या किया? अरे भाई, हम एक ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, गर्म करेंगे उसको, तो ये गर्म हुआ तो इसमें हीट गेन किया है इसने ना, कि हीट रिलीज किया? नहीं, हीट गेन किया। अरे बोलो, अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो हीट रिलीज होगा? अरे हाँ या ना? नहीं समझे जी? तो क्या हुआ? देखिए, व्हेन, लिख दीजिए इस बात को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिख दो इस बात को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, इट मींस इट गेन हीट, इट गेन हीट। क्या किया उन्होंने? हीट गेन किया, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब किया, यानी कि आसान भाषा में बोला जाए तो दैट इज हीट एब्जॉर्ब, सोख लिया इसने, हीट एब्जॉर्ब कर लिया। अरे हाँ या ना? दूसरा बात क्या हो जाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट कूल्ड, क्या जी? ऑब्जेक्ट गेट कूल, अगर मैं उसको ठंडा करूं, व्हेन ऑब्जेक्ट गेट कूल, इट मींस it releases heat, it releases heat। क्या करेगा वो? हीट रिलीज करेगा, यानी कि आसान भाषा में बोले तो हीट लॉस बोलो जी, हीट लॉस करेगा। नहीं क्या? अगर गर्म चाय को अगर हम छोड़ देंगे, हवा में छोड़ दीजिए, तो क्या करेगा? ठंडा हो जाएगा। तो हीट रिलीज किया है, हीट गेन किया, हीट रिलीज कर दिया इसने, नहीं क्या? तो ये चीज है। पर चाय को अगर गर्म करेंगे आप तो क्या होगा? उन्होंने हीट गेन किया। आई बात समझ में? तो क्या कहा हमने? स्पेसिफिक हीट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का इक्वल होता है किसके इक्वल? हीट गेन या हीट लॉस के इक्वल होता है, जब उसके उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या तो बढ़ा दिया जाए या तो घटा दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड तब है इसके लिए, यूनिट मास के लिए। इसको लिख दो होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट मींस इट गेन हीट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट कूल्ड, अगर उसको ठंडा किया जाए इसका मतलब वो हीट रिलीज करेगा। कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। मिटाओ इसको। ओके, सो अब आता है सवाल कि हाउ टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट। ये डेफिनेशन था, ये तो अभी डेफिनेशन पढ़ा है कि किसके इक्वल होगा? हीट लॉस और हीट गेन के इक्वल होगा जब 1 डिग्री सेल्सियस से किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया जाए। ये तो डेफिनेशन था हमारा, पर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट? देखिए जी, तो देखिए जी यहाँ पे हीट जो होता है, चेंज इन हीट बोल दो, चेंज इन हीट दैट इज नोन एज द हीट लॉस और हीट गेन। यहाँ पे बोल सकते हैं हीट लॉस और गेन is directly proportional to mass of substance, okay, mass of substance, and it is also directly proportional to change in temperature,
change in temperature, that is known as the delta T. Okay, so basically अगर बोला जाए यहाँ पे डेल्टा Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास 1, इक्वेशन नंबर 1, मास है इसको आप चाहो तो कैपिटल M भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 से। अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो डेल्टा Q जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या जी, m इंटू डेल्टा टी के, m इंटू डेल्टा टी। अगर इस प्रोपोर्शनल को मैं कोई इक्वल में कन्वर्ट करता हूं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहां से आ गया डेल्टा Q इज इक्वल टू, ये आ गया प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है s, क्या आता है जी, s इंटू क्या आ गया, m इंटू डेल्टा टी, जहां से वेयर s क्या है जी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, क्या जी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, s क्या जी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, s को दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसको स्पेसिफिक हीट के नाम से जाना जाता है। यानी कि s इज इक्वल टू जो आ गया दैट इज डेल्टा Q डिवाइडेड बाय क्या हो गया, m इंटू डेल्टा टी, आया कि नहीं आया। अगर ये यूनिट मास कर दिया जाए तो 1 हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन था कि अमाउंट ऑफ हीट ये किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ हीट के इक्वल होगा, लॉस या गेन कब, जब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए और यूनिट मास कर दिया जाए। तो ये भी 1 और ये भी 1 हो गया, तो ये डेल्टा Q के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए यही तो डेफिनेशन था। दिख रहा है क्या उसमें वीडियो में, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये तो डेफिनेशन था कि स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होगा, हीट लॉस और हीट गेन के इक्वल होगा जब मास को यूनिट कर दिया जाए 1 और डेल्टा T को कितना कर दिया जाए, चेंज इन टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया फार्मूला अपने पास में स्पेसिफिक हीट का, डेल्टा Q बाय m इंटू डेल्टा T। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है अपने पास में, डेल्टा Q इज इक्वल टू, ये फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या जी, ms डेल्टा T, क्या जी, ms डेल्टा T, जहां पे s क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, s क्या है, स्पेसिफिक हीट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ओके। साफ दीजिए इसको गाइस, ओके गाइस। तो ठीक है, लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए गाइस इसके बारे में थोड़ा सा, इससे आगे स्पेसिफिक हीट के बारे में हम कल पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक ख्याल रखिए आप लोग, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी दिक्कतें हैं इसमें डाउट पूछिएगा जरूर, ओके। चलिए टेक केयर।